हेलो दोस्तों, पॉन्टिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर थर्ड समावेशी विद्यालय का सृजन 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न लिंक होते हैं, तो उन्हें भी साथ ही सॉल्व कराया जाएगा। बेहतर होगा कि आप कॉपी और पेन साथ ले लें। तो देखते हैं पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न से कई सारे प्रश्न आपके लिंक हैं और ये प्रश्न फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर तीनों के लिए ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रश्न से संबंधित प्रश्न तीनों पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिए, समझ लेते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों को बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में 3 जगह बांटा था। कौन कौन से थे? सबसे पहला था संज्ञानात्मक, उसके बाद था भावनात्मक, उसके बाद था क्रियात्मक। तो देखिए, फिर उसके बाद संज्ञानात्मक क्षेत्र के 6 तत्व होते हैं, जिसके अंतर्गत अनुमूल्यन नहीं होता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है ज्ञान, उसके बाद बोध, उसके बाद अनुप्रयोग, उसके बाद विश्लेषण, संश्लेषण एंड मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शंस हैं, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, बच्चे को घर वापस भेज देना चाहिए। देखिए, बहुत ही सामान्य सी बात है, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनसीटीई का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, जयपुर, भोपाल, अहमदाबाद। देखिए, एनसीटीई का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न से एक और प्रश्न बनता है, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एनसीईआरटी का मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है और एनसीईआरटी ने ही एनसीएफ 2005 की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शंस हैं सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, भावनात्मक विकास से। देखिए, बुद्धि जो है वो शरीर से जुड़ी हुई होती है, यानी शरीर का ही एक अंग है। शरीर का विकास होगा तो बुद्धि का भी विकास होगा, यानी बी ऑप्शन सही है। बुद्धि जो है शारीरिक विकास से संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है। ऑप्शंस हैं पाठ्यक्रम, छात्र, शिक्षक, उपर्युक्त सभी। देखिए, समावेशी शिक्षा के तीनों ही मुख्य तत्व हैं, यानी पाठ्यक्रम, छात्र, शिक्षक। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस हैं डिक्रॉली, डेविस, ब्लूम, नरेंद्र देव। इस प्रश्न को मैंने आप लोगों को कराया था। इससे जुड़े हुए 2 वैज्ञानिक हैं। सबसे पहले हैं आपके डिक्रॉली, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद कौन से थे? फार्मसन। अगला प्रश्न है, कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शंस हैं दार्शनिक, निर्देशक, प्रबंधक, मित्र। देखिए, मैंने बताया था आप लोगों को, जब भी आपको निर्देशक या निर्देशन ये ऑप्शन देखने को मिल जाए तो सबसे पहले इसे ही महत्वता दी जाएगी। निर्देशक यानी पथ प्रदर्शक, यानी रास्ता दिखाने वाला। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का आधार है। क्या आधार है? ऑप्शंस हैं दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, उपर्युक्त सभी, यानी इसका भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के तीनों ही आधार हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया? ऑप्शंस हैं इटार्ड, होवे, ड्यूबी। तो शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय इटार्ड ने दिया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं होवे, क्रो एंड क्रो, ड्यूबी, इनमें से कोई नहीं। तो द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक को ड्यूबी ने लिखा था, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है। ऑप्शंस हैं शारीरिक कारण, अगला है मानसिक कारण, वातावरण संबंधी कारण, उपर्युक्त सभी।
शिक्षा में बालक के पिछड़ने के तीनों ही कारण हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? हमसे क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों के प्रति संवेदनशीलता। अगला है छात्रों के लिए धैर्य और स्नेह। उसके बाद छात्रों की क्षमताओं का ज्ञान। शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। सबसे कम महत्वपूर्ण यही है, यानी उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति। शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें केवल शिक्षा ग्रहण करनी है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सफल समावेश में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है संवेदीकरण, क्षमता निर्माण, अलगाव, माता-पिता का समावेश। देखिए, समावेशी शिक्षा में अलगाव यानी किसी भी चीज़ को अलग करने की अनुमति नहीं है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है। ऑप्शंस हैं सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ। अगला है सभी बच्चे भावनात्मक कठिनाइयों एवं बौद्धिक हानि के साथ। उसके बाद अगला है दोनों, यानी ए और बी, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शंस हैं एकल आयाम, अगला है चार पंक्ति, उसके बाद त्रिवृत्तीय, उपर्युक्त सभी। देखिए, रेंजुली प्रतिभाशाली जो हैं वो अपनी त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक है, यानी जी का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं अनुवांशिक बुद्धि, अगला है उत्पादक बुद्धि, उसके बाद वैश्विक बुद्धि, अगला है सामान्य बुद्धि। तो जी का जो अर्थ होता है वो सामान्य बुद्धि होता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद संवैधानिक निकाय कब बनी? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शंस हैं 11 दिसंबर 2001, अगला है 22 जून 1993, उसके बाद 20 अगस्त 1999, उसके बाद 1 जनवरी 2010। 1 जनवरी 2010, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 जून 1993 में भारतीय पुनर्वास परिषद संवैधानिक निकाय बनी, और इसको कहाँ बनाया गया था? कटक में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, SEN निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? यानी ये शॉर्ट में है, इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी है। ऑप्शंस हैं स्पेशल एजुकेटर नीडेड, उसके बाद है स्पेशल एजुकेशन नीड्स, उसके बाद है स्पेशल एजुकेशन नेशंस, उसके बाद स्पेशल एजुकेशन नॉर्म्स। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल एजुकेशन नीड्स। अगला प्रश्न है, बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? ऑप्शंस हैं स्वास्थ्य, उसके बाद है वंशानुक्रम, उसके बाद है पर्यावरण, उसके बाद है बी एंड सी दोनों। मैंने आप लोगों को बताया था बुद्धि पर वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का बराबर प्रभाव पड़ता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशन की प्रक्रिया है, यानी निर्देशन किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शंस हैं औपचारिक, उसके बाद है अनौपचारिक, अगला है जीवन पर्यंत, उसके बाद उपर्युक्त सभी। देखिए, इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि निर्देशन की जो प्रक्रिया होती है वो अनौपचारिक प्रकार की होती है, लेकिन इसके अंतर्गत जीवन पर्यंत भी निर्देशन चलता है, यानी ये दो ऑप्शन इसके सही हैं। औपचारिक नहीं होती है, लेकिन जो मॉडल पेपर में आपका उत्तर दिया गया है वो उपर्युक्त सभी दिया गया है, यानी डी ऑप्शन सही दिया गया है मॉडल पेपर में। लेकिन अगर आपको उपर्युक्त सभी ऑप्शंस पेपर में नहीं मिले, औपचारिक लिखा हो, अनौपचारिक लिखा हो, उसके अलावा दो ऑप्शंस कोई और भी दिए गए हों, तो आप अनौपचारिक पर ही टिक करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन के जनक कौन हैं? देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था निर्देशन के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन। तो व्यावसायिक निर्देशन के जनक
फ्रैंक पार्सन्स हैं, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिगम असमर्थता के कारण क्या हैं? ऑप्शंस हैं वंशानुगत कारण, अगला है जैविक कारण, उसके बाद वातावरण संबंधी कारण और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। देखिए अधिगम में जो असमर्थता यानी बाध्यता जो आती है वो तीनों ही प्रकार से आ सकती है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समूह शिक्षण विधि है, ऑप्शंस हैं खेलकूद की, अगला है शिक्षण की, उसके बाद शारीरिक व्यायाम की, इनमें से कोई नहीं। देखिए समूह शिक्षण जो विधि है वो शिक्षण विधियों के अंतर्गत आती है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षण की एक विधि है। अगला प्रश्न है निर्देशन का उद्देश्य है कि निर्देशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसीलिए मैंने इसे बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाया था। ऑप्शंस हैं इसके भावी जीवन के लिए तैयार करना, अगला है समाज में यथोचित स्थान दिलाना, अगला है यह विकास हेतु दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है और अगला है उपर्युक्त सभी। यानी निर्देशन के अंतर्गत तीनों ही चीज़ें चलती हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिगमवादिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शंस हैं सैमुअल किर्क, उसके बाद रीशमैन, उसके बाद हेविंगहर्स्ट और डी ऑप्शंस हैं इनमें से कोई नहीं। देखिए अधिगमवादिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सैमुअल ए किर्क ने किया था, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी से एक प्रश्न और बनता है बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी वैज्ञानिक गाल्टन ने किया था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्न में गत्यात्मक अक्षम बालक कौन नहीं है? ऑप्शंस हैं लंगड़े लूले, उसके बाद पाँव फिरा, उसके बाद मनोवैज्ञानिक विकार, उसके बाद लकवाग्रस्त। देखिए हमसे पूछा है गत्यात्मक अक्षम बालक, गत्यात्मक कहते हैं गति करने में कोई प्रॉब्लम है, चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम। देखिए लंगड़े लूले बालक को भी प्रॉब्लम होती है, पाँव फिरे बालक को भी प्रॉब्लम होती है और लकवाग्रस्त बालक को भी प्रॉब्लम होती है। देखिए मनोवैज्ञानिक विकार एक ऐसा है जिसमें चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है, ऑप्शंस हैं बाड़ीवादी द्वारा, अगला है दृष्टिवादी द्वारा, उसके बाद है सृजनात्मक बालक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ब्रेल लिपि को दृष्टिबाधितों के लिए उपयोग किया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी से एक प्रश्न और बनता है ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो ब्रेल लिपि का आविष्कार लुईस ब्रेल ने किया था। और आपसे एक और प्रश्न बन सकता है दृष्टिबाधित केंद्र कहाँ स्थित है? तो दृष्टिबाधित केंद्र देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों के प्रकार निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन हैं श्रवण बाधित, उसके बाद दृष्टि बाधित, उसके बाद वाणी बाधित। देखिए मैंने बताया था सामान्य बालकों को छोड़कर हर बालक विशिष्ट है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिगम बाधिता की विशेषता है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे। अगला प्रश्न है अधिगम बाधिता की विशेषता है, ऑप्शंस हैं पढ़ने की असमर्थता, अगला है लेखन की अशक्तता, उसके बाद संप्रेषण को समझने की समस्या, अगला है उपर्युक्त सभी। देखिए उपर्युक्त सभी से संबंधित कुछ बातें नोट कर लीजिए। इस ऑप्शन के 90% ठीक होने के चांसेस होते हैं और इस प्रकार के प्रश्न आपको 5 से 10 देखने को ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि जो आपकी परीक्षा थी वो पहले लिखित परीक्षा थी, उसे बाद में वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय बनाया गया है। अगला प्रश्न है पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैकल्य यानी किताब की रीडिंग करते वक्त सबसे पहले बच्चे के अंदर किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, वो भी प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शंस हैं न्यूनतम अवधान विकार, अपसारी चिंतन, अगला है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गतिविषय कार्य को बार बार दोहराना। देखिए सबसे ज़्यादा धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता पाई जाती है, क्योंकि बच्चे किसी भी किताब को एक फ्लो में नहीं पढ़ पाते हैं, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से
मानसिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है। ऑप्शंस हैं वंशानुक्रम, अगला है शारीरिक कारक, अगला है संवेगात्मक कारक, उसके बाद है सांस्कृतिक कारक। हमसे पूछा है मानसिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है, तो सांस्कृतिक कारक नहीं है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सभी पिछड़ेपन के कारण हैं। अगला प्रश्न है समस्यात्मक बालकों की विशेषता है। ऑप्शंस हैं अप्रसन्नता, उसके बाद भय, उसके बाद संदेह भाव और उसके बाद उपर्युक्त सभी। समस्यात्मक बालकों में तीनों ही प्रकार की विशेषता पाई जाती है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय दृष्टिवादितार्थ संस्थान NIVH कहाँ स्थित है। देखिए अभी ही बताया था मैंने ऊपर आप लोगों को, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दृष्टिवादित केंद्र देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है। देखिए प्रतिभाशाली बालक का लक्षण कौन सा नहीं है। ऑप्शंस हैं जिज्ञासु, झगड़ालू, सृजनात्मकता, अगला है अभिव्यक्ति में नवीनता। देखिए प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत ये तीनों ही प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, लेकिन हमसे पूछा है कौन सा लक्षण नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालक झगड़ालू नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है मानसिक रूप से पिछड़े बालक की पहचान है। जो बालक मानसिक रूप से पिछड़ा होता है उसकी पहचान क्या है। ऑप्शन है अमूर्त चिंतन का अभाव, अगला है लघु अवधान विस्तार, उसके अगला है दोषपूर्ण शब्दावली, उसके बाद उपर्युक्त सभी। देखिए मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के अंदर तीनों ही प्रकार पाए जाते हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे। अगला प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शंस हैं यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अगला ऑप्शंस है अशक्त छात्रों के प्रति दया का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। उसके बाद है बच्चे को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। अगला ऑप्शन है केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है परिवार एवं पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की। आगे ऑप्शंस दिए गए हैं मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, उसके बाद प्राथमिक एजेंसियां हैं, उसके बाद मध्य एजेंसियां हैं, उसके बाद द्वितीयक एजेंसियां हैं। परिवार एवं पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक सामाजिक एजेंसियां हैं। इसमें से सामाजिक शब्द जो है वो छूट गया है टाइपिंग करते वक्त, इसके बीच में यहाँ बन जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शंस हैं मंदबुद्धि बालक, अगला है प्रतिभावान बालक, उसके बाद है बाल अपराधी बालक और उपर्युक्त सभी। तो देखिए विशिष्ट बालकों के तीनों ही प्रकार हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालकों का IQ होता है। देखिए मैंने बताया था प्रतिभाशाली बालकों का IQ 140 से ज़्यादा होता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे प्रखर या जीनियस भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शिक्षण विधि का प्रयोग समावेशी छात्रों के लिए होता है। ऑप्शंस हैं दल शिक्षण, अगला है उपचारात्मक शिक्षण, उसके बाद ए और बी दोनों हैं, अगला है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या है दल शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी विशेषता विशिष्ट बालक की नहीं है। ऑप्शंस हैं सहयोगी, अगला है संसाधन युक्त, उसके बाद अहंकारी, उसके बाद ऊर्जावान। तो विशिष्ट शिक्षक अहंकारी नहीं हो सकता, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कौशल का होना विशिष्ट शिक्षक के लिए आवश्यक है। ऑप्शन हैं संज्ञानात्मक दक्षता, अगला है भावनात्मक दक्षता, उसके बाद मनोगत्यात्मक दक्षता, अगला है उपर्युक्त सभी। तो
विशिष्ट शिक्षक के लिए तीनों ही चीज़ें आवश्यक हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है परामर्श के प्रकार हैं। देखिए कौन कौन से हैं। ऑप्शंस हैं नैदानिक परामर्श, अगला है मनोवैज्ञानिक परामर्श, उसके बाद छात्र परामर्श, उसके बाद है उपर्युक्त सभी। देखिए परामर्श के तीनों ही प्रकार हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नैदानिक परामर्श का अर्थ होता है समस्याओं को दूर करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शंस हैं शिक्षण में बहुमाध्यम का प्रयोग जो कि ज़रूरी है, यानी शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होना ज़रूरी है। दल शिक्षण इसका भी उपयोग ज़रूरी है। अगला है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, ये भी ज़रूरी है। अगला है अध्यापक केंद्रित पाठ्यचर्या। देखिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि पाठ्यचर्या बालक केंद्रित होनी चाहिए, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। ऑप्शंस हैं कार्ल रॉजर्स, बिली एवं एंड्रयू, उसके बाद पीटर, उसके बाद रॉबिन्सन। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यह कथन कार्ल रॉजर्स ने दिया था। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है निर्देशन का प्रकार है। देखिए निर्देशन का प्रकार कौन कौन से हैं। ऑप्शंस हैं शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन। देखिए इन तीनों को ही मैंने समझाया था, यानी निर्देशन के तीनों ही प्रकार हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सहकारी अधिगम के क्या उद्देश्य हैं। ऑप्शंस हैं ज्ञानात्मकता, अगला है सामाजिक, और उसके बाद ए और बी, उसके बाद उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सहकारी अधिगम के दोनों ही उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम किसकी संस्कृति दर्शाता है। ऑप्शंस हैं समाज की, उसके बाद घर की, विद्यालय की, अगला है क्षेत्र की। देखिए पाठ्यक्रम जो है वो समाज की संस्कृति को दर्शाता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, यह पेपर सबसे ज़्यादा आसान है। मुझे लगता है कि अब तक आप लोगों के सामने कोई भी समस्या नहीं आई होगी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक नहीं है। कौन सा घटक नहीं है। मूल्यांकन, अगला है उद्देश्य, उसके बाद प्रकरण, अगला है रचना बनावट। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रचना बनावट पाठ्यक्रम का घटक नहीं है। अगला प्रश्न है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार है। देखिए वह सामग्री जिसे देखा भी जाए और सुना भी जाए। देखते हैं टेप रिकॉर्डर, इसे केवल सुना जाता है। अगला है चलचित्र, मूवीज़। देखिए मूवीज़ को देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। उसके बाद श्यामपट्ट है, इसे केवल देखा जाता है। उपर्युक्त सभी है, तो यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक कितने हैं। तो पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक 3 होते हैं। अगला प्रश्न है परामर्शदाता छात्रों से वार्तालाप करते हुए किन बातों का ध्यान रखते हैं। ऑप्शंस हैं रुचियों का, अगला है ऑप्शंस हैं रुचियों का, अगला है आवश्यकताओं का, अगला है योग्यता का, और उपर्युक्त सभी। देखिए जब भी कोई परामर्श देता है तो वह बालक की रुचि किस चीज़ में है इसका भी ख्याल रखता है, बालक को ज़रूरत किस चीज़ की है इसका भी ख्याल रखता है, और बालक किस चीज़ के योग्य है इसका भी ख्याल रखता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दृष्टिवादिता का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शंस हैं वंशानुक्रम, अगला है वातावरण, उसके बाद दोनों, तो यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम संरचना का मुख्य सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शंस हैं बालक केंद्रित, उसके बाद प्रकरण केंद्रित, उसके बाद लक्ष्य केंद्रित, अगला है उपर्युक्त सभी। तीनों ही मुख्य सिद्धांत हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, उपर्युक्त सभी ऑप्शंस के 90% सही होने के चांस होते हैं, और इस प्रकार के प्रश्न 5 से 10 देखने को ज़रूर मिल जाएंगे।
अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था। देखिए मैंने शुरू में ही बताया था ब्रेल लिपि का विकास लुईस ब्रेल ने किया था, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है। ऑप्शंस हैं अभिभावकों की सेवाएं, अगला है निर्देशन एवं परामर्श, उसके बाद पुलिस विभाग की सेवाएं, अगला है मनोवैज्ञानिक सेवाएं। देखिए समावेशी शिक्षा में पेरेंट्स की ज़रूरत भी पड़ती है, निर्देशन और परामर्श तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मनोवैज्ञानिक सेवाओं का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अंतर्गत पुलिस विभाग की सेवाओं का होना ज़रूरी नहीं है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा की व्यवस्था किस लिए की जाती है। ऑप्शंस हैं सामान्य बालकों हेतु, अगला है विशिष्ट बालकों हेतु, उसके बाद दोनों। तो समावेशी शिक्षा की व्यवस्था दोनों के लिए की जाती है। मैंने बताया था यहाँ सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों ही शिक्षा ग्रहण करते हैं, समावेशी शिक्षा कहलाती है। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम के तत्वों का व्यवस्थित होना होता है। ऑप्शंस हैं पाठ्यक्रम आधार, उसके बाद पाठ्यक्रम परिवर्तन, उसके बाद पाठ्यक्रम निर्माण, उसके बाद पाठ्यक्रम प्रारूप। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 3 दिसंबर, अगला है 5 दिसंबर, अगला है 7 दिसंबर, अगला है 16 दिसंबर। यूनेस्को ने 1949 में विश्व विकलांग दिवस को 3 दिसंबर के रूप में घोषित किया था, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में केंद्रीय भूमिका है। ऑप्शंस है अभिभावकों की, उसके बाद शिक्षक की, उसके बाद पाठ्यक्रम की, उसके बाद है समाज की। देखिए समावेशी शिक्षा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल शिक्षक का होता है, सबसे ज़्यादा कार्यभार इसी पर पड़ता है, क्योंकि वहाँ सामान्य बालक भी होते हैं और विशिष्ट बालक भी होते हैं और दोनों की समस्याओं को सुलझाना होता है, यानी केंद्रीय भूमिका शिक्षक की होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल श्रावण बाधितों के लिए उपयोगी है। ऑप्शंस हैं ध्वनि प्रशिक्षण, अगला है चिन्ह भाषा, उसके बाद औष्ठ पठन, उसके बाद है उपर्युक्त सभी श्रावण बाधितों के लिए तीनों ही उपयोगी हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है। ऑप्शंस हैं संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक, अगला है प्रतिभाशाली बालक, उसके बाद औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक, अगला है उपर्युक्त सभी। तो विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं। देखिए संवेगात्मक रूप से संतुलित है तो यह विशिष्ट बालक नहीं हो सकता है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से संतुलित है। उस अगला है औसत बुद्धि लब्धि वाला, यानी औसत बुद्धि लब्धि वाला तो इसे हम सामान्य बालक कहेंगे। उसके बाद उपर्युक्त सभी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें केवल प्रतिभाशाली बालक को ही विशिष्ट बालक माना जाएगा। अगला प्रश्न है विकलांग बालक नहीं है। देखिए विकलांग बालक कौन सा नहीं है। पहला है बहरा, दूसरा है गूंगा, उसके बाद बाल अपराधी, अगला है लंगड़ा। विकलांग का अर्थ यहाँ है कि बालक में किसी प्रकार की कमी, तो बहरे बालक में सुनने की कमी होती है, गूंगे में बोलने की कमी होती है, ठीक उसी प्रकार लंगड़े में दौड़ने और चलने की कमी होती है। बाल अपराधी एक प्रकार की प्रॉब्लम है जिसे सुलझाया जा सकता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अध्यापक का मुख्य कार्य है। ऑप्शन हैं शिक्षण, अगला है पठन, अगला है निरीक्षण, उसके बाद उपयुक्त सभी। देखिए शिक्षक के सभी मुख्य कार्य हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बालक अध्यापक से किस प्रकार सीखते हैं। ऑप्शंस हैं औपचारिक रूप से, अगला है अनौपचारिक रूप से, उसके बाद सी है दोनों प्रकार से। देखिए बालक अध्यापक से औपचारिक रूप से सीखते हैं, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बालक अध्यापक से विद्यालय में सीखते हैं और विद्यालय में औपचारिक शिक्षा को दिया जाता है। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रबंधन के सोपान हैं। ऑप्शंस हैं 1, अगला है 6, अगला है 4, उसके बाद 2। तो शिक्षण प्रबंधन के 6 सोपान हैं, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शंस हैं यूनानी, अगला है लैटिन, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद है अंग्रेजी। तो डिसेबिलिटी शब्द को लैटिन भाषा से लिया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ऑप्शंस हैं स्वास्थ्य बाधित, ठीक है, अगला है अस्थि बाधित, उसके बाद ए और बी। तो देखिए शारीरिक रूप से बाधित बालक दोनों ही प्रकार के होते हैं, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शंस हैं प्रेरित करना चाहिए, उसके बाद हतोत्साहित करना चाहिए, उसके बाद अनुमति नहीं देनी चाहिए, उसके बाद है रोक देना चाहिए। तो शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। ऑप्शंस हैं शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, अगला है शिक्षक को बच्चों को उचित निर्देशन प्रदान करना चाहिए, अगला है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अगला है इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका कौन सी नहीं पूछी गई है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निःशक्त बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ है नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों आपने प्रीवियस ईयर 2020 का क्वेश्चन पेपर देख लिया। जैसा मैंने बताया था सबसे आसान विषय यही है। अब इसके सीरियल से एमसीक्यू लगाएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।